brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बीजेपी में ये क्या हो रहा है? दो पूर्व मंत्री सड़क पर आपस में सरेआम हाथापाई करते दिख रहे हैं। तो कहीं नाराज विधायक जब बेहोश होते हैं तो गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक कोहराम मचा देने की बात कह रहे हैं। और तो और बीजेपी के एक नेता ने तो अस्पताल को ही पार्टी दफ्तर बना लिया। बीजेपी में ये जो सब हो रहा है हम आज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मायावती ने नई भाईचारा कमेटी बनाई है। अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में मायावती का पिछड़ा और दलित कार्ड क्या है, इसके मायने समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बीजेपी के दो पूर्व मंत्री सड़क पर ही भिड़ गए। यह हुआ है आगरा में। आगरा में चिरंजीलाल कुशवाहा जो कि लोकतंत्र सेनानी थे, जिनका देहांत हो गया था और जिनकी शव यात्रा आज निकल रही थी। आगरा के इस शव यात्रा में दो पूर्व मंत्री, जिसमें से डॉक्टर जी.आर. धर्मेश अभी वहां के विधायक भी हैं और दूसरे रामबाबू हरित जो पूर्व विधायक हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों इस शव यात्रा में शामिल थे। लेकिन अचानक ही इस शव यात्रा में ही दोनों पूर्व मंत्री और विधायक आपस में भिड़ गए। हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज हो गई, जो सुनने वाले आसपास के लोगों ने सुना। लेकिन उनकी हाथापाई तो कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इस शव यात्रा में आगे आगे चल रही कुछ महिलाएं अपने आंचल से सड़क को साफ कर रही थी। गाजे बाजे बज रहे थे और उनकी शव यात्रा चल रही थी। ऐसे में रामबाबू हरित उस शव यात्रा के आगे से सेल्फी मोड में अपनी तस्वीरें ले रहे थे और डॉक्टर जी.एस. धर्मेश तब उन्हें रोकने लगे और उन्हें हटाने लगे। और ऐसे में आमने सामने की आपस में ही दोनों की भिड़ंत हो गई। दोनों की हाथापाई की नौबत आ गई और बाकी लोगों ने उन्हें किसी तरीके से समझा बुझाकर अलग किया। लेकिन तब तक ठीक ठाक हाथापाई कैमरे में कैद हो चुकी थी और जो करीब लोग थे उनके जो सुनने में आया उसके मुताबिक गाली गलौज भी हुई है। खैर, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल तो खूब हुआ। आप पहले इस वीडियो को देखिए। दो बीजेपी के सीनियर चेहरे आगरा के और इन दोनों की लड़ाई सरेआम सड़कों पर। देखिए इस वीडियो को। दरअसल ये सुरक्षित सीट पर दावेदारी की लड़ाई बताई जाती है। अभी जी.एस. धर्मेश वहां से विधायक हैं, जबकि रामबाबू हरित पहले विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस सीट पर कई लोगों की दावेदारी है। खैर, दावेदारी होना एक बात है, लेकिन सड़क पर भिड़ जाना दूसरी बात। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि इस बार एक ही सीट के कई दावेदार हो गए हैं और कोई भी यह मौका नहीं छोड़ना चाहता कि कोई भी पब्लिक कार्यक्रम हो और उसमें वो ना दिखे। तो फिलहाल जी.एस. धर्मेश तो वहां से विधायक हैं, लेकिन रामबाबू हरित वहां से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कहीं ये आपस में क्षेत्र की लड़ाई तो नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर नेता इस तरीके से सड़कों पर लड़ रहे हैं, ये अपने आप में जरूर सवाल खड़े करता है। बीजेपी खुद को बहुत संस्कारित पार्टी कहती है, नेताओं को संस्कारवान कहती है, लेकिन लड़ने भिड़ने में ये किसी से कम नहीं है। खैर, हम अगली खबर पर जाएं। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखें और अंदाजा लगाएं। अब दूसरी खबर कानपुर की है। जी हां, कानपुर के एक अस्पताल को कानपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने तो पार्टी दफ्तर में ही तब्दील कर दिया है। दरअसल अभी हाल में बीजेपी ने कई नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया था और उसमें ही अनिल दीक्षित वहां के नए जिलाध्यक्ष बनाए गए। जिलाध्यक्ष बनाए जाते ही अगले दिन उनका टांग टूट गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब अस्पताल में भर्ती हो गए तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई, उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगे।
कार्यकर्ता पहुंचने लगे तो उन्होंने वहीं मीटिंग लेनी शुरू कर दी। तो अस्पताल में जहां वो भर्ती थे, जिस अस्पताल के बेड पे टूटे हुए टांग को लेकर वो भर्ती थे, उसके ठीक पीछे बीजेपी का बकायदा बैनर लगा दिया गया और वहां दर्जनों की तादाद में उनके कार्यकर्ता आने लगे और पूरे उस रूम को बीजेपी दफ्तर में ही लगभग तब्दील कर दिया गया। हालांकि ये प्राइवेट अस्पताल था और प्राइवेट अस्पताल में भी कई ऐसे बेड जो कि वहां लगाए गए थे जिस पर मरीजों की जगह बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नए तरीके की संस्कृति। लेकिन जब यूपी तक की टीम ने जिलाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि वक्त नहीं गंवाना चाहते, इसलिए उन्होंने अस्पताल में ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग तमाम शुरू कर दी। मीटिंग तक तो चल भी जाता अगर बीजेपी का बैनर उन्होंने अपने बेड के पीछे न लगाया होता। तो आप इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियोस को देखिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे अस्पताल को ही पूरी तरीके से भाजपा के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। और सुनिए उन्होंने क्या कहा, कितने कर्मठ हैं बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं का हमको अगर ये चोट न लगती तो हमको एहसास न होता कि कार्यकर्ता हमको कितना चाहता है। ये चोट लगी है तो हमको लग रहा है कि कार्यकर्ता कितना असीम प्रेम हम सब लोगों से कर रहा है। इसलिए ये सामान्य चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। तन मन धन से कुछ भी हो जाए, काम पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। उधर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज बेहोश हो गए। वो डीएम कार्यालय पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर, जिस तरीके से उनके साथ अधिकारियों ने मिसबिहेव किया था, उसके बाद वो एक और शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, फटा कुर्ता पहन करके वो प्रोटेस्ट में हैं, विरोध में हैं, तो आज वो बेहोश हो गए। खैर, उन्हें पहले सरकारी अस्पताल लाया गया, फिर वहाँ के एक निजी अस्पताल में उन्हें इस वक्त भर्ती कराया गया है। और जब होश में आए तो उनका पहला ही बयान था कि मैं सिर पर रामचरितमानस लेकर गया था, अगर रामचरितमानस गिर जाता तो मैं गाजियाबाद से लखनऊ तक कोहराम मचा देता। देखिए इन तस्वीरों को, अंदाजा लगेगा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी उनके जुझारूपन पर कोई असर नहीं पड़ा है। खैर, इस कारण बताओ नोटिस को लेकर के भी एक कहानी है और कहानी ये कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और खासकर उनके अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद और लगातार मुख्य सचिव से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों तक को निशाना बनाने के बाद, यहां तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलने के बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेकिन उसमें भी एक नई बात सामने है। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम से भी कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से यानी कि उनके रेफरेंस से यह कारण बताओ नोटिस भेजा गया है लोनी के विधायक को। हालांकि कई बीजेपी के नेता, ये बड़े नेता, सीनियर नेता सवाल उठा रहे हैं कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं घसीटा जाना चाहिए था, उनका नाम इस कारण बताओ नोटिस में नहीं होना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश स्तर पर भी यह कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता था। लेकिन इस मामले को इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब बकायदा जेपी नड्डा के नाम का मेंशन किया गया है उस कारण बताओ नोटिस में, और एक हफ्ते के भीतर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को उसका जवाब देना है। लेकिन फिलहाल जिस मूड में वो दिख रहे हैं, जिस तरीके की लड़ाई के लिए उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, लगता नहीं है कि उनके इस कारण बताओ नोटिस के जवाब का भी कोई असर आएगा। अब अगली खबर। तो क्या मायावती भी अब पीडीए की राह चल पड़ी हैं? अखिलेश यादव का पीडीए और बीजेपी के पीडीएस के जवाब में क्या मायावती भी अपना पीडीए ला रही हैं? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि आज मायावती ने अपने ओबीसी और दलित इन दोनों नेताओं की मीटिंग की है और उन्होंने एक भाईचारा कमेटी बनाया है। और ये भाईचारा कमेटी मुसलमानों से कहीं ज्यादा इस बार दलितों और ओबीसी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। पहले भी वो भाईचारा कमेटी बनाया था उन्होंने, जो मुस्लिम और दलित का उन्होंने एक गठजोड़ तैयार किया था। सरकार रहते हुए भी उन्होंने भाईचारा कमेटी बनाया था। लेकिन इस बार
यह खास इसलिए क्योंकि इस बार दलितों और ओबीसी को जोड़ने के लिए उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है। आज मायावती ने बाकायदा मीटिंग की है और अपने तमाम ओबीसी और दलित कार्यकर्ताओं और दलित नेताओं और पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया। अब हर जिले में विधानसभा से लेकर जिले स्तर तक कमेटी होगी, जिसमें कि विधानसभा में 2, एक दलित और एक ओबीसी, और जिले स्तर पर भी 2, एक दलित और एक ओबीसी, ऐसी एक कमेटी बन रही है, जो कि आने वाले वक्त में चुनाव के लिहाज से एक एक्सरसाइज जैसा होगा। और ये चुनाव के पहले की वो तैयारी कि कैसे ओबीसी को जोड़ा जाए। मायावती को लगता है कि उन्होंने दलित ब्राह्मण, दलित मुस्लिम का प्रयोग कर लिया, लेकिन जो उनका कभी कोर वोट बैंक हुआ करता था, दलित और ओबीसी में भी खास करके एमबीसी, आज जो मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, ये तमाम जातियां जो बीजेपी की कोर वोट बैंक बनी हुई हैं, दरअसल कभी वो बसपा की कोर वोट बैंक हुआ करती थी। दलित की जातियों के साथ साथ जाटव, पासी, ऐसी तमाम जातियों के साथ साथ ये जातियां बसपा का सबसे मजबूत आधार हुआ करती थी जब कांशीराम ने इन तमाम जातियों को जोड़ा था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम जातियां कटती चली गईं और बीजेपी का मजबूत वोट बैंक बनकर उभर गई। ऐसे में मायावती ने ओबीसी को इस तरीके से लुभाने की कोशिश पहले नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि 2027 की अगर तैयारी को लेकर के चलना है तो उन्हें अब ओबीसी को भी उसी तरीके से जोड़ने की कोशिश करनी होगी, और यही आज की इस मीटिंग में दिखाई दिया है। अब कोर वोट बैंक में वो दलित के साथ ओबीसी चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने हर विधानसभा और हर जिले में ये कमेटी बनाई है, जो भाईचारा कमेटी कही जाएगी। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये कमेटी मजबूत हो गई, यानी कि ओबीसी बसपा के साथ बड़ी तादाद में जुड़ता है, तो फिर बसपा के टिकट बंटवारे में उसका बड़ा से होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल चाहते हैं, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल @KR Abhishek 6164 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं।